चलिए, आज झारखंड के इतिहास में एक सफर पे निकलते हैं। उन पन्नों को पलटते हैं जहां ताकतवर राजवंशों ने इस धरती की कहानी लिखी। आज हम देखेंगे उन शासकों के उत्थान और पतन को जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत को एक नया आकार दिया। अब देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये नक्शा प्राचीन झारखंड के राजनीतिक हालात को दिखाता है। जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। आज हम इनमें से कुछ खास राज्यों के बारे में जानेंगे। तो इस जटिल इतिहास को समझने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 खास हिस्सों के जरिए पूरी कहानी को समझेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से, झारखंड के सबसे पहले शासकों यानी मुंडाओं से। देखते हैं कि वो कहां से आए और कैसे उन्होंने यहां पहले संगठित राज्य की नींव रखी। लोक कथाओं की माने तो मुंडाओं का झारखंड आना कोई आम पलायन नहीं था। ये तो रिसा मुंडा की अगुवाई में एक दैवीय यात्रा थी। कहा जाता है कि उन्हें सपने में मार्गदर्शन मिला था, जिसके बाद ही वो इस सुनहरी धरती पर पहुंचे थे। रिसा मुंडा ने इस यात्रा का नेतृत्व जरूर किया, लेकिन जो पहले राजा बने वो थे सुतिया पाहन। उन्होंने सुतिया नागखंड नाम के राज्य की स्थापना की। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बल्कि 7 गढ़ों यानी किलों और 21 परगनों यानी जिलों में बटा एक व्यवस्थित राज्य था। अब हम आगे बढ़ते हैं झारखंड के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंश की तरफ, नागवंश। और इनकी कहानी एक गोद लिए हुए बच्चे से शुरू होती है, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखता है। यह दिलचस्प बात यह है कि मुंडा राज से नागवंश राज में सत्ता का हस्तांतरण किसी लड़ाई से नहीं हुआ, बल्कि एक गोद लेने की कहानी से हुआ। नागवंश के संस्थापक फणी मुकुट राय को आखिरी मुंडा राजा ने अपना वारिस चुना था। मतलब ये सत्ता का एक बहुत ही शांतिपूर्ण हस्तांतरण था। फणी मुकुट राय को आदि पुरुष यानी मूल पुरुष के तौर पर बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे में बनाई और वहां एक सूर्य मंदिर भी बनवाया, जो उनके शासन की धार्मिक और सांस्कृतिक नींव को दिखाता है। नागवंश के इतिहास में एक और कहानी है जो बिल्कुल फिल्मी लगती है। ये कहानी है राजा दुर्जनसाल की। उनके पास एक ऐसा कमाल का हुनर था जिसने उन्हें मुगल सम्राट की कैद से आज़ादी दिला दी। हुआ ये था कि मुगलों को टैक्स न चुका पाने की वजह से सम्राट जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 12 साल के लिए। अब उनकी रिहाई किसी जंग से नहीं, बल्कि असली हीरे को पहचानने की उनकी जबरदस्त काबिलियत से हुई। सोचिए, 1627 में जब वो रिहा हुए तो उन्होंने सालाना टैक्स देना मंजूर किया और अपनी नई राजधानी दोईसा में शानदार नवरत्नगढ़ किला बनवाया। नागवंशी शासकों ने अपनी राजधानियां बार बार बदलीं, और यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि मुगलों और मराठों के लगातार हमलों से बचने की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। शायद इसी वजह से उनका शासन इतने लंबे समय तक चल पाया। चलिए, अब पलामू की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा इलाका था जहां सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष हुए और एक राजवंश ने दूसरे को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। तो शुरू में पलामू पर रक्सेलों का राज था, लेकिन 1572 में भगवत राय की अगुवाई में चेरो वंश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक नए राजवंश की शुरुआत की। ये जो कहावत है ना, ये मेदिनी राय के शासनकाल की खुशहाली को बताती है। उनके दौर को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इस मशहूर नागपुरी दरवाजे की कहानी अपने आप में युद्ध और सत्ता के बदलने का एक प्रतीक है। सोचिए, ये दरवाजा असल में एक नागवंशी किले का था, जिसे लड़ाई में लूटकर पहले पलामू लाया गया और फिर एक मुगल सेनापति उसे भी जीतकर पटना ले गया। अब चलिए सिंहभूम इलाके को देखते हैं, जहां एक ऐसे राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया जो राठौड़ राजपूतों के वंशज होने का दावा करते थे। उनके परिवार के इतिहास वंश प्रभा के मुताबिक सिंह राजवंश 2 बड़ी शाखाओं में बटा हुआ था। पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में हुई, जबकि दूसरी शाखा की स्थापना सदियों बाद 13वीं सदी में की गई। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि इस जमीन पर और भी कई अहम राज्य थे, जिन्होंने मिलकर यहाँ का एक जटिल राजनीतिक ताना बाना बुना था। रामगढ़, मानभूम और पंचायत जैसे ताकतवर राज्यों की भी अपनी अनोखी कहानियां थी। जैसे पंचायत राज्य का राज चिन्ह एक गाय की पूंछ थी। इन सभी ने मिलकर ही झारखंड के विविध और जटिल इतिहास को बनाया है। तो सवाल ये है कि इन क्षेत्रीय राजवंशों के सदियों तक चले शासन का आज क्या असर है, क्या विरासत छोड़ी है इन्होंने।
अगर सार में कहें तो इन राजवंशों ने अपने संघर्षों, अपनी संस्कृति और अपने शासन के जरिए आज के झारखंड की पहचान की नींव रखी। उनकी विरासत आज भी इस क्षेत्र की राजनीति और समाज में कहीं न कहीं देखी जा सकती है। और जब हम इस सफर के अंत में पहुंचते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि हिम्मत, संघर्ष और विरासत की इन तमाम कहानियों में से कौन सी कहानी है जो आज के समय में सबसे ज्यादा मायने रखती है।